मैं अपने दर्शकों को सर आपका एक थोड़ा परिचय दे दूं कि सर किसी परिचय के ऐसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि सर AIR FM रेडियो के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। 2013 में वेनेजुएला में वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में देश की तरफ से एकमात्र कवि जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व वेनेजुएला में किया, वो सर हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। नदर्न आयरलैंड, वेल्स, ब्रिटेन, मॉस्को, ऐसे कई जगहों पर सर अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सर की एक ऐसी पहचान है, सर की एक अद्वितीय पहचान है मैं कहूँगा। और नए पुराने हर तरह के लोग सर को सुनना पसंद करते हैं। मैंने अपनी ही टीम में देखा है, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा है कि सर को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सर से परिचित ना रहा हो। तो सर का मैं पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा, अच्छी कविता की पहचान। सर से गुज़ारिश करता हूँ कि सर उस टॉपिक पर कुछ बोलें और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं। कितनी देर बोलना, पहले ये बता दो। सर समय की आज कोई सीमा नहीं है, आपकी तरफ से। तो कृष्ण कन्हैया जी का बहुत स्वागत है। इन्हीं के नाम के मेरे एक मित्र पहले में वो बर्मिंघम में हैं, डॉक्टर हैं, और वो वहां मिले थे 2005 में और 2010, 2 बार मेरा वहां लंदन इंग्लैंड जाना हुआ। तो वो मेरे मित्र हैं। तो पहले तो वो मैं कृष्ण कन्हैया नाम से हमेशा वो उनकी याद आती थी मुझे। तो बहरहाल ये दूसरे हमें भारत के भारतीय वर्जन मिल गए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके बीच, उन्होंने बुलाया मुझे। मुझे हमेशा जो हमारे से बाद की पीढ़ी है उससे बात करने में, उसके बीच जाने में बहुत आनंद मिलता है। अब से थोड़ा 10 से 12 करीब वो भी युवा मित्रों से मिलना था, क्योंकि IAS IPS के वो इंटरव्यूज चल रहे थे जो रिटन क्वालिफाई करके आए। तो ये सत्र जो है दूसरी तरह का है। तो जो टॉपिक है अच्छी कविता की पहचान, मैं मान के चलता हूँ कि आप में से जितने 25 के 25 लोग हैं ये सब कविता लिख रहे होंगे और या लिखना चाहते होंगे, जैसा कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तो बुनियादी तौर पे एक बात तो मैं जगह जगह कहता हूँ, हालांकि वो लोगों को एक लिखने की जिस तरह की वो आदत बन जाती, फिर उससे शायद बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग हैं जो निकल आते हैं तो फिर सीधे, मतलब मेरे साथ आपको मैं बिल्कुल साझा कर सकता हूँ कि ईश्वर ने मेरे को एक माध्यम में भेज दिया, आकाशवाणी में। तो वो मेरे काम का हिस्सा भी था। तो मैं जहां जहां भी रहा, ग्वालियर, बीकानेर, अल्मोड़ा, जम्मू कश्मीर और फिर दिल्ली में आके फिर, तो वहां जितना जहां भी मैंने ये देखा कोई टैलेंटेड, कोई प्रतिभावान बच्चा हो, युवा हो, किशोर हो वगैरह, तो अब जिनको जो जो मेरे पास एक युवा कलाकार के नाते आए थे, आज वो देश की जानी मानी हस्तियां हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े नाम की, मतलब अब उसमें से क्या होता है, जैसे अब ये अपने सिनेमा में भी लोग चले गए और साहित्य की दुनिया में चमक रहे हैं, कोई संगीत की दुनिया में चमक रहे हैं। क्या होता है कि उसमें मेरा योगदान नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये मैं एक माध्यम बन गया कि एक मंच पे एक सही प्रतिभा को सही मंच और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो उसके आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक तो मैं ये कहता हूं आप सबसे कि उसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो आपकी अपनी लगन, अपना आपका समर्पण, डेडिकेशन और अपनी मेहनत, वो काम आती है। बाकी सब चीजें कई दफे लोग सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है, वो जाती है, थोड़ा ठीक है, लेकिन वो सब काम नहीं है। जैसे कवि सम्मेलन के मंचों पर अगर आप देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कविता की उस परंपरा से या कविता से नहीं जुड़े हैं, बल्कि कविता का वो एक तरह से वो जो भी घटिया सी तुकबंदी कर रहे हैं, फिर वो चुटकुले सुना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें ज्यादा नहीं चले। ठीक है, थोड़ा पैसा कमा लेंगे, थोड़ी तालियां लूट लेंगे, तो लेकिन उसके बाद कविता जो है, अच्छी कविता की हम पहचान जब करते हैं, कहते हैं, तो सीधी सी बात यह है कि कुछ कविताएं हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी जीवन भर जो है वो प्रेरणा देती हैं, आपके काम आती हैं और कोटेशन बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं। क्या वजह है कि तुलसीदास जी ने कब से 500 साल पहले कुछ लिखा होगा, आज भी हम उनका तरह तरह से उदाहरण देते हैं और आज भी वो कोटेशन बन जाती हैं। और हम कहते हैं सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यानी देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब स्वार्थ से अपना जो है रिश्ता जोड़ते हैं। तो वो
ऐसे जीवन से जुड़ी जो चीजें हैं वो, अब चाहे हम गालिब साहब को देख लें, चाहे दुष्यंत कुमार को देख, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अब ये प्रेरणा देती है। हमारी जो एक केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव जीत गई तो ट्विटर पे ये शेर डाल दिया, और मैंने सैकड़ों बड़ी बड़ी हस्तियों से ये शेर सुना। तो क्या है कि कविता, जी कोई कुछ कहना चाह रहा है, तो अच्छी कविता की पहचान वही है जो बहुत सारे लोगों को कोई एक संदेश देती है, कोई एक प्रेरणा देती है, ताकत देती है, हौसला देती है। ये बुनियादी बात। मैं ऐसे 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। एक शेर जो है ना, पता नहीं शायद आपने सुना ही होगा, ऐसा शेर है जिसको भारत के 2-3 राष्ट्रपतियों ने भी सुनाया है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी सुनाया है, और सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों जगह पे इस्तेमाल किया है। शेर ये है कि ये दौर, ये जब उसको वो लोग अपने तरीके से शेर को बदल देते हैं। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, इतिहास की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब जो शेर इन्होंने जिन्होंने लिखा था उनसे वे मेरे बहुत अच्छे करीबी संबंध हो गए थे, बस मुजफ्फर रजमी साहब। और वो बेचारे एक गांव में, मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में थे। वो तो गांव में ही सीमित रहे। मतलब मैं एक तो कादम्बनी पत्रिका उनको प्रकाश में लाई, वरना ये शेर पता नहीं किस किस के नाम से चलता रहता था। तो सबसे शुरुआत की कादम्बनी पत्रिका ने। फिर मुझे जब खबर लगी तो मैंने उनको रेडियो से, नेशनल नेटवर्क से उनके इंटरव्यूज, और फिर वो उनको थोड़ा बहुत मौका मिला तो वो मुशायरों वगैरह में दुबई और 2-4 जगह हो आए मरते समय से पहले। लेकिन ये सारी कहानी उनके 65-70 साल से बाद की है, वरना बड़े गुमनाम पड़े रहे। और उस तरह से सोचें तो अब गुमनाम जैसे ही मानेंगे हम उनको। तो लेकिन उनका जो शेर है वो इतना, कई 2-4 साल नहीं, 50-60 साल तक लगातार पार्लियामेंट में इधर उधर कहीं ना कहीं लोग उसको, तो क्या था उस शेर में, ऐसा क्या खास बात है? लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इतनी बड़ी बात एक लाइन में कह दी गई है। देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं, कहते भाई 5 गांव दे दो यार, छुट्टी करो, झगड़ा मत मचाओ। दुर्योधन नहीं मानता है। और महाभारत होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, सिर्फ लम्हों ने खता की थी। फिर जिन्ना साहब को समझाया जाता है भाई तू बन ले प्राइम मिनिस्टर भारत का, बंटवारा छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता वो, उसके दिमाग में जो है बैठा हुआ है, और लम्हों ने खता की थी। अगर वो ये प्रस्ताव गांधी जी और सबका मान लेते तो पाकिस्तान भारत का बंटवारा नहीं होता, कई लाख लोग मारे नहीं जाते। इतना आज भी हम भुगत रहे हैं, सदियों ने सजा पाई, आज भी हम। तो ये होता है कि 2 पंक्तियों में, एक पंक्ति में आप कितनी बड़ी बात कह देते हैं। इस तरह के बहुत सारे शेर हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ जाते हैं, या हमको कोई बहुत गहरा संदेश दे देते हैं। तो अच्छी कविता की पहचान तो वही है कि उसमें कंटेंट क्या, विचार क्या है, कौन सा एक आपने उसमें विचार पिरोया है। और उस विचार जैसे, अब कविताएं तो हम लोग लिखते हैं अपने प्यार में, थोड़ा सा कुछ हो गया गड़बड़ सड़बड़ तो अपनी कविता लिख डाली और अपना भड़ास निकाल ली, तो वो भी कविता ही है। लेकिन कोई कविता ऐसी है जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ जाती है, और फिर वो कोटेशन बन जाती है। कविता के बुनियादी तौर पे हम अगर देखें तो वो दो हिस्से बनते हैं। एक उसका कंटेंट, उसमें जो कहा गया है, जो बात कही गई, जो विचार रखा गया है, और दूसरा होता है उसका शिल्प, यानी जो प्रेजेंटेशन है। कोई आप दोहा लिखता है, कोई माहिया लिखता है, कोई गजल लिखता है, कोई फ्री वर्स लिखता है, तरह तरह से आप कविता को लिखते हैं। सूरदास जी पद लिखते थे, गिरधर दास जी कुंडलिया लिखते थे, रहीम जी दोहे लिखते थे, कबीर जी दोहे लिखते थे, वगैरह वगैरह। तो वो तो हो गया उसका शिल्प जो है ना, जो आप, तो प्रेजेंटेशन है उसका। अब अगर एक अच्छा जो विचार है, आप देखते हो फेसबुक, इस पे व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। उन्हीं किसी एक विचार को अगर एक प्रॉपर, एक उसकी राइमिंग कर दी जाए, उसमें छंद में ढाल दिया जाए, एक लय में ढाल दिया जाए, तो खूबसूरत शेर बन सकता है। उसी विचार को आप चाहे तो एक हाइकू बना सकते हैं, 5-7-5 वाली। उसी विचार को कुछ और कविता की शक्ल दे सकते हैं, ठीक है, रुबाई, मुक्तक वगैरह। तो वो हो गया कथ्य, कंटेंट और शिल्प। अच्छा, लोग गड़बड़ क्या करते हैं ज्यादातर, जो बार बार बात बहुत सारे मंचों से मैं कहता रहता हूं कि देखिए 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो आप लिरिकल कविता लिखिए, यानी कुछ छंदबद्ध हुआ कुछ कविता नहीं लिखिए। है।
तो दो मैंने बताया, या तो गीत लिखिए, अब गीत लिखिए तो फिर गीत ही होना चाहिए जो उसकी गीत का एक डिसिप्लिन है। एक गजल है तो गजल का अपना डिसिप्लिन है, तो गजल लिखिए तो फिर उसको उसका जो डिसिप्लिन है उसको मानिए। माहिया लिखिए, जो भी लिखिए। तो अब कोई लोग, तो मैंने देखिए लिख दिया है, अब ये पता नहीं गजल, अरे भाई कोई मजाक है क्या यार? तो फिर जब कविता में आप आ रहे हो तो जानो कि क्या कविता है, तो उन जो भी है सीरियसली लीजिए। मैं कहीं कहता हूँ कि उसको मजाक मत बनाइए। कविता करना कोई बहुत हंसी खेल नहीं है। मतलब अगर आप प्रॉपरली उसमें कवि बनना चाहते हैं, कविता में आना चाहते हैं, ये ठीक है कि आपने कुछ भी उस तरह लिख दिया, वो तो एक अलग कहानी। लेकिन कवि बनना एक अलग बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप सोचते हो कि आप बीटेक करने के लिए तो आप 5 साल लगाते हो, एलएलबी करने के लिए आप कंडेंस्ड कोर्स है तो 5 साल लगाते हो, कविता आप यूं लगता है अपने चुटकी में से लिख लो, कितना आसान काम नहीं है। तो बहरहाल ये है कि आप जो जो लोग कविता लिखना चाहते हैं, तो या तो आप, जैसे मैंने कहा, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लिरिकल पोइट्री लिखिए और फिर उसको निभाइए। दोहा है तो 13-11 मात्राओं का जो गणना जो भी है, मतलब उसके लय पर ध्यान दीजिए। मुक्तक है, रुबाई है, तो वो नहीं तो आप फ्री वर्स लिखिए। फ्री वर्स मतलब कोई तुक नहीं मिलानी है, कोई मात्राएं नहीं गिननी है, कोई छंद उसमें नहीं है। सिर्फ कविता की जो इंटेंसिटी है, जो थॉट है आपका, जो भाव आए हैं आपके, वो सबसे जरूरी है। कविता में एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो कविता की संवेदना है। संवेदना क्या है? सेंसिटिविटी। वो क्या चीज है? संवेदना, बराबर की वेदना। आप फिल्म में देखते हो कि हीरोइन की, हीरो की जो है माँ, उसमें उसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, और आप आंसू आप भी बहाने लगते हो क्योंकि उस वक्त आपको अपनी माँ याद आती है। तो कोई आप दृश्य देखते हो, कोई घटना होती है, तो उससे अब आप अपने को जब जोड़ लेते हैं। ठीक है, 20 शहीद मारे गए अभी चीन की सीमा पे। अब एक खबर, क्योंकि सब देशभक्त हैं, सबको बुरा लगा होगा, सबको, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत, मतलब चूंकि उससे एक मुझे संवेदना है, तो मैं बहुत डिप्रेशन में आया, बहुत तकलीफ में रहा, कई दिन तकलीफ में रहा, अभी भी तकलीफ में। 20 हमारे सैनिकों का मरना कोई आसान नहीं है, 20 लोगों की शहादत कोई मजाक नहीं है। तो कोई लोग हैं जो उसको बेहतर महसूस कर पाते हैं। तो वही मैं कहता हूं कि हजारों लोग एक दृश्य देखते हैं, सब वही दृश्य देख रहे होते हैं, सब वही न्यूज पढ़ रहे होते हैं, सब वही, लेकिन उसी में से कोई अपना कार्टून निकालता है, उसी में से कोई अपनी कहानी निकाल लेता है, उसी में से कोई अपनी कविता निकाल लेता है। तो वो महसूस करने की जो ताकत है, वही है जो आपको ईश्वर ने दी है, जिसके जरिए से आप कवि बन जाते हैं। अब 2-3 उदाहरण देके मैं अपनी बात यहाँ, ताकि आप लोग सवाल कर सकें, आप लोग पूछ सकें, आप लोग अपनी राय दे सकें। 1-2 उदाहरण देता हूँ कि क्या है। एक उदाहरण तो ये है, हमारी दिल्ली का ही उदाहरण है। आप देखिए कि जब दिल्ली में नादिर शाह आया था लूट मार करने के लिए, और उसके किसी सिपाही से, लोकल दिल्ली वाले से, उधर चांदनी चौक का जो इलाका, पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहां जरा सी झड़प हो जाती है। तो वो लोग उसको पीट देते हैं, मार देते हैं, जो भी है। और नादिर शाह को खबर लगती है कि हमारे सैनिक को किसी ने मतलब हाथ लगा दिया। तो वो कहता, जो मिले उसको मारो काटो। और 6 दिन तक पूरे सारे सिपाही वो पुरानी दिल्ली में वो कत्लेआम मचाते हैं, तो लाशों के ढेर लग जाते हैं, नालियों में खून बहने लगता है, पूरा हजारों लोग मार डाले जाते हैं। तब जाकर के अब देखिए होता क्या है कि 6 दिन कत्लेआम जब ये चला और हजारों लोग कत्ल कर दिए गए, तो जो उनका साथ, एक हर राजा के साथ एक कवि साथ चलता था एक जमाने में, वो उसका रॉयल पोएट जो था, शाही जो शायर था, जिसको सैलरी इस बात की मिलती थी कि वो अपने सुल्तान की तारीफ करे, हौसला बढ़ाए। लड़ाई लड़ रहा है तो उसका हौसला बढ़ाए, या उस पे दरबार में है तो उसकी तरह उसकी तारीफ की कविताएं सुनाए, यही उसका काम था। लेकिन कवि जो है आखिरकार कवि है, ये पोएट इज ए पोएट। जब उससे ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं हुआ, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम, बूढ़े बच्चे महिलाएं, सबको उसने वहां, जब सैनिकों को क्या थी, लूट मार, कत्लेआम, गले काट काट के, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने एक शेर लिखा। अब ये आप लोग को समझने की बात है कि वो सैलरी तो ले रहा है कि सुल्तान की तारीफ करे, और अब उसको सुल्तान ने जो ये कत्लेआम मचाया है, इसका किसी तरह से सुल्तान के दिमाग में ये बात लाने की ये बहुत ही गलत कर रहे हो, आप बहुत खराब कर रहे हो। तो वो एक शेर लिखता है, 2 लाइनें, शेर मतलब 2 लाइनें,
और क्या मैजिक है, क्या जादू है कि जैसे ही नादिर शाह वो शेर पढ़ता है, 2 लाइन पढ़ता है कविता की और कत्लेआम रोकने का ऑर्डर दे देता है। ऐसा क्या मैजिक किया था उसने उस शेर में। मैं वो फारसी में शेर था, मैं उसकी हिंदी बताता हूँ आपको। और ये भी बताऊंगा कि भाई अनुवाद करके वो चीज तो आप महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, जो कविता में जो एक मैजिक आता है शब्दों के अरेंजमेंट से, वो मैजिक आप अनुवाद में नहीं समझ सकते। लेकिन जो उसने कहा था उसकी हिंदी में आपसे बताता हूँ। और उसने वही किया था, तारीफ की थी सुल्तान की, जो उसके बाद की उसको सैलरी मिलती थी, जिस बात का उसको पैसा मिलता था, जिस उसकी रोजी रोटी जो थी, उसने तारीफ की। तो उसने क्या कहा, वो सुनिए, ध्यान से समझिए। उसने कहा कि हे सुल्तान, तेरी ताकत का क्या कहने हैं, तू तो दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो लाशें गिरी पड़ी हैं, जो खून बह रहा है, इसको देख करके भी आपके तलवार की खून की प्यास नहीं बुझी होगी, क्योंकि तू तो बहुत बड़ा ताकतवर सुल्तान है, तो तेरी तलवार की प्यास तो नहीं बुझी होगी। तो मेरा एक मशवरा ये है कि, और तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू तो इतना ताकतवर है। तो मेरा मशवरा ये है, हे सुल्तान, कि तू ये जो मरे पड़े हैं इन सबको फिर से जिंदा करके फिर से कत्ल कर, ताकि तेरे तलवार की खून की प्यास बुझ जाए। तो नादिर शाह ने जब ये पढ़ा कि इनको दोबारा तो जिंदा करने की ताकत नहीं थी, उसको एक शर्मिंदगी लगी कि भाई इसको दोबारा जिंदा करके दोबारा कत्लेआम किया जाए तो शायद तलवार के खून के प्यास बुझ जाए। तो वो जो शटायर था, जो कटाक्ष था, जो व्यंग था, उसमें इतनी ताकत थी कि उसने कत्लेआम रोक दिया। तो ये पोइट्री का जादू है। और ये कौशल उसका, उसके जो है पोएट की, उसकी जो है कारीगरी देखिए आप, उसकी कुशलता देखिए उसकी, कि कैसे वो तारीफ भी कर रहा है और धीरे से अपनी बात इशारे में कर रहा है। यही वो ताकत है, यही वो आर्ट है, यही वो कला है, यही वो जादू है जो किसी कवि को इतनी इज्जत देती है। ऐसी क्या बात है कि हजारों लोग सुन रहे होते हैं और एक कवि सीधे सीधे गवर्नमेंट के खिलाफ, या गवर्नमेंट नहीं कि ये व्यवस्था के खिलाफ वो कह रहा होता है, सीधे सीधे नाम ले लेके कह रहा होता है। लेकिन आम तौर पे देखिए, मतलब आप उसका लोग इज्जत करते हैं। बिहारी जो कवि हैं, बहुत जाने माने कवि हैं, तो महाराजा जैसे के दरबार में थे वो। तो महाराजा साहब की नई नई शादी हुई तो वो इतने ज्यादा वो उसमें डूब गए कि राजकाज भूलने लग गए, दरबार में अपना कामकाज भूलने लगे। तो अब वो शाही वही नादिर शाह तो इशारे में लिखा, ये नहीं लिखा कि महाराज तू तो अय्याशी कर रहा है, ऐसे नहीं लिख दिया। वरना कोई दूसरा इस तरह के महाराज के बारे में बोलता है तो गर्दन काट देते, तुरंत गर्दन कटवा देते और सजा दे देते, क्या करते। लेकिन वो बिहारी ने एक दोहा लिख, वहां भी 2 लाइनें होती सिर्फ कविता की, और दोहा पढ़ा। महाराजा को बड़ी शर्मिंदगी लगी, उन्होंने बिहारी को सम्मानित किया, सजा नहीं दी, सम्मान दिया। बिहारी ने क्या लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। अली मतलब भंवरा, भंवरा जो है वो कली से ही अभी थे उलझाए, तो आगे भगवान जाने क्या होगा, अभी तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो ये होता है कौशल, एक स्किल होती है पोएट के पास, कि वो इशारे में अपनी बात कहता है और सिंबल्स के जरिए कहता है, विम जो इमेजरी के जरिए कहता है, और एक अन्योक्ति अलंकार जैसे होता है। तो वो चीजें जैसे आपके जहन से कोई चीज निकलती है, आप रिएक्ट करते हो, आप महसूस करते हो। तो बहुत सारी चीजें आप अभी जैसे चल रहा है, कोई चीज आपको सरकार के खिलाफ मान लो लिखने का मन है, सीधे सीधे लिखोगे तो आपको लोग ट्रोल करेंगे, आपको गाली गलौज देंगे, आपको देशद्रोही बनाने लगेंगे। तो आप क्या करोगे, आप अपना बात जो है कोई ना कोई किसी दूसरे तरीके से कहते हो, पोइट्री के जरिए कहते हो, किसी और तरह से कह जाते हो। तो वही मैजिक है कि आप कविता में अपनी बात कोई कहते हो और उसको प्रॉपरली अगर सजा के कहते हो, मतलब अब गजल है उसके शेर के जरिए कहते हो तो क्या कहने हैं, गीत बना के कोई कहता है, कोई दोहा कहता है, कोई तरह तरह से कहता है, या इवन फ्री वर्स अगर आप कोई कहते हैं, तो फ्री वर्स में भी वो जो अरेंजमेंट है शब्दों का, वो उससे भी कविता बहुत इफेक्टिव बन जाती है। और कोई ये जरूरी नहीं कि जब उसमें छंद होगा तभी कविता बनेगी। अब जैसे उदाहरण दे दूं, मैं वो गुलजार साहब की कविता है, वो मेरी जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ी है। एक आशीर्वाद फिल्म आई थी, अगर आप में से शौक रखते हैं फिल्म का तो ये फिल्म जरूर देखिए। ये बहुत ही अशोक कुमार साहब की फिल्म है, क्या गजब की मूवी है। तो उसमें एक वो
अशोक कुमार कवि होते हैं तो जेल के अंदर हैं तो वो कविताएं लिखते हैं, तो वो गुलजार की कविता है जो मुझे बहुत पसंद भी है। और मुझे ये मैंने कहीं नोट नहीं की है, वो जो सिनेमा में मैंने सुनी थी, कब सुनी थी, 40-35 साल पहले, वो जो की त्यों मेरे को रटी, जबकि वो कोई दोहा नहीं है, गजल नहीं है, गीत नहीं है, तो भी रटी है। कविता क्या है? कंधे झुक जा, गुलजार साहब की कविता। कंधे झुक जाते हैं जब बोझ लम्हों का ढोते, हांफने लगता हूं मैं जब चढ़ते हुए तेज ढलाने, और लगता है कि सांसें रह जाएंगी बस सीने में गुच्छा होकर। एक नन्ही सी मेरी नज्म मुझसे कहती है, ऐ मेरे शायर, ला अपने कंधों का ये बोझ मुझ पे रख दे। और ये अब फ्री वर्स पोइट्री है, इसमें तो कोई राइमिंग नहीं, कोई तुक नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रही। लेकिन ये कविता, मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, ये 35 साल से न केवल मेरी जिंदगी से ऐसे जुड़ी है, मुझे कहीं से भी कोई डिप्रेशन है, कोई बात हो गई, किसी को लेके खबरें सुन ली, घर पे परिवार में बेटे कुछ भी कहीं से, और मैं डिप्रेशन में हूं, पता नहीं ये मिरेकल ये मेरे साथ पूरी जिंदगी होता रहा है कि तुरंत कोई ना कोई जो है ना वो कविता से जुड़ी चीज आ जाएगी, कोई फोन आ जाएगा कि ऐसे ऐसे फला जगह आपको वो मतलब वो डाइवर्जन मुझे मिल जाता है। और ये डाइवर्जन अगर मिल जाए तो हिंदुस्तान की 90% सुसाइड्स बच सकती, मैं दावा करता हूँ, क्योंकि सुसाइड्स का ये होता है कि 95% सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड, अगर वो सही टाइम पर उनको बाहर ले आया, उस मोमेंट से बाहर ले आया कोई। तो वही मैं कहता हूँ, तो ये होता है कि वो उस कविता में कोई राइमिंग नहीं है तो भी उस कविता इफेक्टिव है। अगर किसी ने आनंद फिल्म देखी है, वहां भी एक गुलजार साहब की फ्री वर्स पोएट्री है। मौत तो एक कविता है मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, चरसा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला ना ये रात ना दिन, जिस्म जब ढलने को हो रूह को करार आए, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको। अब यहाँ भी कोई राइमिंग नहीं, कोई तुक नहीं मिल रही है, सिर्फ कविता है, फ्री वर्स का पोएट्री है, लेकिन अपने आप में एक बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली कविता है। तो फिर वही बात है कि जो हम बात कर रहे थे वहीं पर वापस लौट के आते हैं कि अच्छी कविता की पहचान क्या है? अच्छी कविता जो कोई बड़ा विचार लेकर के चलती है, जितनी गहराई से आप, कोई कविता है जो लाखों करोड़ों महिलाओं का दर्द बयान करती है, कोई कविता है जो लाखों बच्चियों का दर्द बयान करती है, कोई कविता है जो लाखों करोड़ों बेरोजगारों का दर्द बयान करती है। ऐसी जितनी भी कविताएं होंगी, या कोई बहुत जो हमारी जिंदगी से जुड़ी चीजें उनको लेकर के आती है, या जो चीजें हम खोते जा रहे हैं उनको लेकर के आती है, या जो सरकार अगर कोई जुल्म ढा रही है, तो अब देखिए दुष्यंत कुमार ने गजलें लिखी इमरजेंसी के दौरान, और वो उनकी गजलों का असर ये हुआ कि पूरी उर्दू गजल जो सैकड़ों साल की चली आ रही उर्दू गजल, वो बिल्कुल बदल गई, और हिंदी गजल को एक पहचान मिल गई। हिंदी गजल एक बहुत बड़ी विधा बन गई इस 40 वर्षों में। तो दुष्यंत कुमार ने उस वक्त क्या लिखा, एक अब शेर याद करिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर मयस्सर नहीं शहर के लिए। और पूरा जो उस वक्त वातावरण था देश के अंदर, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, यानी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा है, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, कल मिला था चीथड़े पहने हुए बाजार में, नाम जब पूछा तो ये बोला कि हिंदुस्तान है। तो ऐसे ऐसी जो चीजें जो करोड़ों लोगों के भीतर एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, एक दुख दर्द था, और आपातकाल लगा था, लोग सेंसरशिप लगी थी, लोग उस तरह से बहुत अंधेरे में डूबे थे। एक कवि आता है जो पूरे देश की आवाज बन जाता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? जो दुष्यंत कुमार का गजल का संग्रह है साये में धूप, अब तक उसके 50 से ज्यादा संस्करण हो चुके हैं। दुष्यंत जी को कोई अवार्ड वार्ड नहीं मिला था, और वो आपातकाल में उन्होंने सफर किया, वो सरकारी नौकरी में थे, मेरी तरह थे, वो सूचना से उसमें थे, हमारा थोड़ा डिफरेंट है ब्रॉडकास्टिंग, उनका वो था इंफॉर्मेशन सर्विस थी, और उन्होंने वो तकलीफ उठाई। तो ये भी मैं आखिरी बात आपसे कहता हूँ, आप में से जो भी कविता लिखते हैं, कि आपको एक जो है एक जिम्मेदारी कवि की होती है, और कवि अगर अच्छा और सच्चा कवि है तो वो किसी भी सत्ता से ऊपर होता है, उसके लिए ना कोई पार्टी का कोई माने होता है, ना किसी नेता, कितना ही बड़ा नेता हो, वो देश के कितने ही बड़े पद पे, उसकी कोई उसके सामने उसकी कोई
हैसियत नहीं होती अगर वो सच्चा कवि। वो सिर्फ अपने देश को सोचता है, अपने देश के लोगों को सोचता है, इंसानियत की बात सोचता है, प्यार की बात सोचता है, मोहब्बत कर की बात सोचता है, लोगों को जोड़ने की बात, भाईचारे की बात सोचता है, एकता की बात सोचता है। ये भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। आजकल बहुत सारी गलत सलत चीजें चल रही हैं, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। बहुत सारे लोग हैं जो घृणा फैलाने, कविता को घृणा फैलाने के काम में ला रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, वो जो भी तुकबंदी कहें जो कहें, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग कविता को सीधा सीधा उसको मनोरंजन की ही वस्तु बना दे रहे हैं। तो ये सब चीजें चलती, लेकिन जो भी आप में से कविता लिख रहे हैं, खूब सारा पढ़िए, और कविता की परंपरा जहां जो आपसे पहले जिन्होंने लिखा उनको समझिए, और फिर कोशिश करिए उस कविता जिसमें आप रुचि रखते हैं, उस तरह गजल लिखने में रुचि, तो गजल को समझिए, फिर उसमें लिखिए। और शुरू में हो सकता है आपको धीरे धीरे अभ्यास, हर चीज आप ये नहीं कि आपने पहली कविता लिखी और वो एकदम से कोई, तो ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। ऐसा मैंने एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों लोग देखे जिन्होंने बिल्कुल वो तुकबंदी करते थे, कुछ कविता का नहीं जानते थे, आज वो देश के बड़े कवि बने हैं, आज उनको बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है बुनियादी तौर पे मैंने जो बातें हो सकती वो आपसे साझा की। अब अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात है, तो आपका स्वागत। आपके पूरे वक्तव्य से जो मुझे एक बात समझ में आई जी कि लोग कविता को आजकल एक ऐसा जरिया बना लिया है लोगों ने कि वो सिर्फ जी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी लेकिन जी जी कविता एक ऐसा माध्यम है जिससे आप पूरे समाज की बात कर सकते हैं, बिल्कुल। और यह एक सामूहिक संवेदना को व्यक्त करने का माध्यम भी हो सकता है कि जब जी जब हम सत्ता को चुनौती देते हैं या जब सत्ता के नकारेपन को हम बताना चाहते हैं, तब तब हमें दुष्यंत कुमार याद आते हैं। जी 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 जैसे कि दुष्यंत कुमार ने कहा कि अ, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक बिल्कुल। चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्तों, इस दिए हाँ, में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने सर उसी बीच में जिक्र किया सुसाइड का, हाँ तो मैंने ये चीज खुद के लाइफ में फील किया है कि जब हमारे अंदर मन में भावनाएं शोर मचाती है, तो जी शब्द सबसे अच्छा माध्यम बनते हैं उसे व्यक्त करने का। जी क्योंकि जी जब जी हम भावनाओं को शब्द में व्यक्त कर देते हैं, तो एक तो हमारी जो अंतर्मन की भावनाएं हैं, जो जो शोरगुल मचा रही होती है, वो शांत हो जाती है। जी दूसरी बिल्कुल। बात कि उसको हम जब कलम के द्वारा शब्दों में पिरो देते हैं, तो कई ऐसे और भी लोग होते हैं जो उन्हीं भावनाओं में मतलब उलझे हुए होते हैं और उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक क्या अच्छी बात है। कविता वो है। जी 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 और सर इसीलिए हमने द सेक्युलर हाउस की शुरुआत की थी कि सर जी मेरी एक जी जी। भाभी हैं जिनकी एक पुरानी डायरी थी। हाँ हाँ। कई लोग जी होते हैं अपने युवा अवस्था में कुछ शायरी, गज़ल, कविताएँ लिखते हैं और जी शायद जिसके लिए लिखते हैं उसे भी कभी सुना नहीं पाते हैं। जी यस सर। जी तो जी जी मुझे लगा कि हमारे देश के गाँव कस्बों में ऐसी कई डायरियाँ होगी जिसमें अल्फाज और जज़्बात दोनों ही दफ़न हो जाते हैं। बिल्कुल तो क्यों बिल्कुल। ना एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां तक पहुंच बहुत ही सुगम्य हो, मतलब इजी एक्सेस हो। तो जी हम कुछ दोस्तों ने, हमारे साथ सचिन बंसल जुड़े हुए हैं, हम दो दोस्तों ने मिलकर के द सेकुलर हाउस की शुरुआत की। और जी जी हम हमारा सर मानना ये था शुरू से ही कि हर व्यक्ति बहुरंगी रंग स्याही से बनी एक कलम है और इससे बिल्कुल कोई कविता, किस्सा, कहानी या कुछ और लिखी जानी चाहिए, क्योंकि दे बिल्कुल। हैव क्वालिटी की वो कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। भले ही बराबर। आपने आपने कहा कि भले ही वो छंद वाली कविताएं हो, मुक्तक हो, गजल हो या फिर हम्म मतलब कि फ्री वर्स वाली कविताएं हो। तो हम्म। और सर 19 दिसंबर 2019 को हमने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को हमारी टाइटल पोएम नई कलम की खोज की प्रति देकर इस संस्था की शुरुआत की। और अच्छा अच्छा। तब से कई बच्चे हमारे साथ जुड़े, बच्चे ही नहीं वाह। बूढ़े लोग भी हमारे साथ जुड़े, जिन्हें जी आज जी तक मंच नहीं मिल पाया था। और सर मुझे जी। बहुत खुशी हो रही है यह बताकर कि इस नेशनल ओपन माइक कंपटीशन में हर उम्र के लोगों ने भाग लिया है बहुत और अच्छा। हर व्यवसाय के लोगों ने, कुछ डॉक्टर हैं, तो कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ 10th के बच्चे हैं, कुछ 12th के बच्चे हैं। तो हर श्रेणी के लोगों ने इस कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और सर आप हमारे साथ इस कविता प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में जुड़ने के लिए सहमत हुए,
इसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिला। और रजिस्ट्रेशन सर क्लोज हो गई है। जी जी जी, काफी लोगों ने कल तक था शायद, है ना? जी जी, काफी लोगों ने अपनी एंट्री भेजी है, हम आप तक बहुत ही जल्द पहुंचाएंगे। सर एक प्रश्न मेरा हमारे सभी प्रतिभागियों की ओर से है कि जब आप पोएट्री को, क्योंकि इसमें सर ओपन माइक था तो कुछ पोएट्री है, कुछ स्टोरी है, हर तरह की एंट्री भेजी गई है, तो सर क्या पैमाना होगा उनकी रचनाओं को जज करने के लिए? देखिए फिर क्या है कि पैमाना तो वही है। देखिए जैसे मान लीजिए अब तक मैंने 1980 में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया और वहीं से सिलसिला शुरू हो गया था, प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, हिंदी पखवाड़ा वगैरह वगैरह ना, और सैकड़ों कविता प्रतियोगिताएं मतलब उसमें रहा हूं मैं। तो हम हमेशा जहां भी जाते हैं हम कहते हैं जरा सा ऐसे करिए कि जैसे 10 नंबर का कोई उन्होंने रख दिया, 10 नंबर मैंने 10 से क्या आप जज कर पाओगे? तो मेरी कोशिश जो, तो हमेशा उसके 3 खांचे बनते हैं। एक कंटेंट, उसमें विचार क्या है, दूसरा उसकी भाषा क्या है, उसका शिल्प क्या है, और तीसरा जब सुना रहा होता है कोई तो उसमें 10 नंबर हम कोई प्रस्तुति वगैरह के रख लेते हैं। तो यही करीब करीब आउटलाइंस होंगी कि जो कविता उसने लिखी है या कुछ भी लघु कथा लिखी है, जो भी लिखा है, तो उसका कंटेंट क्या है, उसमें कौन सा विचार आया है और कितना उसका डायमेंशन है, कितनी दूर तक वो बात जाती है। फिर आता है कि उसकी भाषा सही है कि नहीं है, उसमें जो जो उसका प्रेजेंटेशन है, कविता का शिल्प, अगर वो अच्छी सही गजल है, सही दोहा है, तो जाहिर है कि उसके नंबर बढ़ जाएंगे। तो यही पैमाना होगा कि उसका जो है कंटेंट कितना है, कथ्य विषय वस्तु कैसी है, और उसका प्रस्तुतिकरण जो है, उसका जो शिल्प है वो कैसा है। इन्हीं दोनों को मिला के दोनों के अंक, क्योंकि कई दफे खुद मुश्किल होता है कि हम कैसे, तो हम तो उसके खुद भी अलग अलग जो है बना लेते हैं कि 30 नंबर का ये होगा, 30 का ये होगा, 30 का ये होगा, 30 होगा। जैसे हम ऑडिशन करते हैं ना स्वर परीक्षा आकाशवाणी में, तो हम उसकी आवाज के नंबर देते हैं, उसके उच्चारण के नंबर देते हैं, उसके बोलने के लहजे के नंबर देते हैं, उसका जो है प्रभाव पड़ रहा है उसके नंबर देते हैं, जो वो इनोटेशन जिस तरह से वो उतार चढ़ाव उसमें आता है उसके अलग से नंबर होते हैं। तो बहुत तरह के उसमें हम बंटवारे करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ज्यादा बंटवारे की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसका कंटेंट, विषय वस्तु, कथ्य, प्लस उसका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, भाषा, शिल्प वगैरह वगैरह, ये है। तो यही होगा। बिल्कुल। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते, जी नमस्ते जी। मेरा नाम सूरज रंजन है और आपका व्याख्यान बहुत मतलब लाभदायक रहा, सुनकर बहुत चीजें सीखने के लिए मिली। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर इजाजत हो सर तो। जी बिल्कुल, पूरी इजाजत। जी स्वागत है, मैं इजाजत नहीं, स्वागत है। हिंदी गजलों की बात बीच में आपने की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हिंदी गजल के बारे में मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मेजर राइटिंग्स ऐसे, अभी एक दो किताब ऐसे जानना चाहता हूँ जो जिसके मतलब जिसमें हिंदी गजल की परंपरा के बारे में पूरी तरह मतलब पढ़ कर समझ में आ जाए, उसके बारे में कि उर्दू गजल से हिंदी गजल कैसे भिन्न है। और सर जहाँ तक बात है हिंदी गजलकार तो बहुत है, लेकिन हिंदी आलोचक उतने अभी नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हिंदी कविता के आलोचक हिंदी गजल की आलोचना क्यों नहीं करते हैं इस क्षेत्र में? सर यही मेरे कुछ सवाल हैं। जी जी जी, दरअसल में ये जो आपका सवाल है, इस पे तो कोई 1-2 घंटे जो है बात की जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सरल में आप समझिए, एक तो फेसबुक पे परवाज़े गजल एक जो है ना, उसके लाइव सेशंस चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा एक सेशन था, तो बहुत सारे सवालों के उत्तर तो आपको उसमें मिल जाएंगे। जब हम हिंदी गजल कहते हैं, तो दुष्यंत कुमार की जैसे से शुरुआत, मतलब गजल तो बहुत शुरू से लिखी जा रही थी। निराला जी ने भी लिखी, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी, और बड़े-बड़े नाम हैं। लेकिन क्या निराला जी का आप कोई शेर मुझे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे कि वो जो, तो उसकी पहचान नहीं बन पाई। और लेकिन दुष्यंत जी के आने बाद हिंदी गजल की पहचान बन गई। हिंदी गजल मतलब वो लोग जो कवि हैं हिंदी के, या देवनागरी में गजल लिखते, कुल इतना मतलब है। लेकिन अच्छा, उसमें एक धारा चली जिसमें शुद्ध हिंदी में गजलें लिखी गई, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई। एक धारा वो थी,
लेकिन अभी जो जिसको हम हिंदी गजल कहते हैं, दरअसल वो हिंदुस्तानी गजल है। और एक संयोग ये है कि अब वो चाहे उर्दू वाले हों चाहे हिंदी वालों, पहचान नहीं सकते कि इसमें हिंदी वाला कौन उर्दू वाला कौन। एक अच्छा एक इस तरह का एक स्थिति बनी है, तो बहुत खुशनुमा ये स्थिति है। आलोचक ये है कि वो तो चूंकि पूरी लिरिकल पोइट्री को नई कविता के आने के बाद, छंदबद्ध कविता के आने के बाद पूरी छंदबद्ध कविता को ही नकार दिया गया आलोचकों ने, जिसमें गीत है, गजल है, जो भी है। तो एक स्थिति तो वो बनी, इसलिए उन्होंने हिंदी गजल की बड़ी आलोचना की, दुष्यंत कुमार की बड़ी आलोचना की। लेकिन धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। अब साहित्य अकेडमी ने एक गजल संचयन निकाल दिया है। अभी अभी हरेराम समीप जी की किताब आई, हिंदी गजल की परंपरा। उसमें पूरा का पूरा यही विवेचन है, एक ग्रंथ है पूरा, और बहुत तो वो भी आपके अभी आप मार्केट से ले सकते हैं, हिंदी गजल की परंपरा। वैसे और भी लोगों ने लिखा है, जिसमें ज्ञान प्रकाश विवेक की किताब है, अनिरुद्ध सिन्हा जी की किताब है। तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन हिंदी गजल में जैसे मैंने कहा ना, एक चंद्रसेन विराट जी का वो उसमें घनघोर पूरी तरह प्रांजल हिंदी है, लेकिन क्या है कि वो आम जुबान पे वो शेर नहीं चढ़ सकता। तो ये है कि अभी जो है ज्यादातर सैकड़ों लोग लिख रहे हैं हिंदी में गजलें, और वो हिंदुस्तानी मैं मान के चलता हूँ। तो ये है कि अब जो आलोचकों का ध्यान धीरे धीरे पहले तो खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, और तरह तरह की ये भी लिख के, जब मैंने शुरू किया था दुष्यंत जी के बाद, तो बहुत शुरुआती लोगों में हूं मैं इत्तेफाक से, तो हिंदी वाले भी आलोचना करते थे, उर्दू वाले भी आलोचना करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदल गई हैं, और हिंदी गजल एक विशाल विराट इमारत अब खड़ी है, जिसमें सैकड़ों संग्रह आ गए, पीएचडी हो गई, एमफिल हो गई, वगैरह वगैरह। तो अब स्थितियां बदल गई हैं, और हिंदी गजल गजल है। सिर्फ फर्क इतना है कि हर भाषा का एक अपना एक थोड़ा थोड़ा एक कहीं उसमें मुहावरे, कहावतें, तो बहुत ज्यादा कोई फर्क आप उस तरह से नहीं कर सकते। उर्दू गजल में पहले फारसी के प्रति बहुत ज्यादा रुझान था, अब वो नहीं है। निदा फाजली साहब हो, जो अभी जो है, इनको सबकी आलोचनाएं बहुत हुई, बशीर बदर साहब ये, लेकिन अब एक वो जो आधुनिकता वो लेके, जदीदियत जिसको हम कहते लेके आए थे, वो कायम है। अब उर्दू में भी वो तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, जो अब दुष्यंत जी ने क्या किया, हिंदी गजल को आम लोगों के दुख दर्द से जोड़ दिया। जो पहले एक बड़े सीमित दायरे में इश्क और वो थोड़ी इमेजरी भी उनकी बड़ी छोटी मोटी वो होती थी, अब उसको दुष्यंत जी ने आम लोगों से उसको जोड़ दिया। तो उर्दू वाले भी यही कर रहे हैं। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है, जगह पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है, ये बशीर बदर साहब का शेर है। रंग का डिब्बा उठा लेने की एक सादा सी भूल, घर के बाहर खेलते बच्चे के चितड़े उड़ गए, ये निश्तर खानकाही साहब का शेर। तो जितनी आज की समस्याएं हैं वो सब आपको उर्दू गजल में मिल जाएंगी, और हिंदी में भी मिल रही हैं। तो अब ऐसी कोई बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा कोई ऐसी दीवार नहीं है उर्दू गजल हिंदी गजल बीच में। और गजल गजल है, वो तरह तरह के लोगों को अपना वो मिल जाते हैं, तो वो तरह तरह के नाम हिंदी गजल में, कोई तेवरी बोला, किसी ने उसको गीतिका कहा, किसी ने कुछ कहा, वो सब चीजें नहीं चलती। देखिए गजल गजल है, और वो इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि उसकी एक ताकत है कि वो आम लोगों को समझ में आए, उनकी जुबान पे चढ़ जाए, और उस शेर को वो कोट कर सके। कोटेबिलिटी जो है, उद्धरण देना, किसी भी कवि और कविता का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अगर वो आपकी डायरी तक ही रह जाती तो क्या कविता है, लेकिन वो आपकी 2 लाइनें किसी की डायरी में चली जाएं, किसी को प्रेरणा बने, किसी को हौसला दे, हिम्मत दे, तो उस कविता का दूसरा आनंद है। जी सर, एक प्रश्न, एक छोटी सी कविता सुनानी थी अपनी, 2-4 लाइनें सुना दीजिए। सर, यह इस प्रकार है। नगरी में स्वागत है प्रभु, जो चाहे वह मिल जाएगा, बस वचन करे तुम ब्रह्मराज, सब द्वार पे ही आ जाएगा। भिक्षा में बस स्वर्ण मिलेगा, पर झोली कैसी लाए हो, वस्त्र तुम्हारे कैसे हैं, तुम कौन दिशा में आए हो। मित्र ही जिसका भीतर है, वह द्वार पे क्या मंगवाएगा, बस कृष्ण के दर्शन हो जाए, फिर साधु चलता जाएगा। यह ना समझे ब्रह्मराज की द्वारपाल को मान नहीं, पर इस इच्छा का इस नगरी में कोई भी सम्मान नहीं। हरि नगरी में ब्राह्मण को क्या झूठा बोला जाता है, स्वर्ण वस्त्रवत होकर ही क्या मिलने आया जाता है। वचन विनती स्वीकार नहीं होगी तो नाम बताकर आओ तुम, द्वार सुदामा, नाम सुदामा द्वार पे है और द्वार पे आ जाओ तुम। वचन नहीं देता प्रभु, मैं बस स्वयं आता हूँ, नाम ही है यदि ब्रह्मदेव तो नाम बताकर आता हूँ। बहुत अच्छे।
सर हाँ, मेरे साथ एक छोटा सा जो है, मुझे सर जी हिंदी लिखनी नहीं आती है। जी जी तो जब भी सर मैं हिंदी लिखता हूँ, उसमें कई बार जब मैं पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ, मात्राएं में सीखने की कोशिश करता हूँ, सर बड़ी ई छोटी ई मुझे मात्राएं समझ नहीं आती हैं। और जी सर जी जो कविताओं में जब कोई काफी अंदर तक लिखता है, तो सर उसको लकार और ये सभी इन सभी की बातें लोग सुनाते हुए भी बताते हैं कि मैंने इस लकार का प्रयोग किया है। तो सर मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता। ना ना, आप मत समझिए, मुझे भी समझ नहीं है। देखिए, मैं फिजिक्स में एमएससी हूँ, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है। सिर्फ 10th तक पढ़ी है, 11वीं 12वीं में वो जनरल हिंदी थी। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो हिंदी नहीं आती वो भी कोई समस्या नहीं। ये जो तमाम सारे छंद की वो कॉम्प्लिकेशन है, उसकी भी जरूरत नहीं है। कविता में असली चीज जो आपकी है, आप महसूस करते हो और उसको कविता में उतार लेते हो। जब आप लिखते रहोगे धीरे धीरे अपने आप। आज मैं अगर शुरुआत देखो, मेरे 7 पीढ़ी में किसी ने कविता नहीं लिखी थी, और मैंने जो शुरुआत की तो मैंने भी तुकबंदी से शुरू किया था। तो मैं अब उन चीजों को देखूं तो मुझे खुद ही अपने ऊपर हंसी आती है। लेकिन जब आप किसी चीज में जाते हो, कोशिश करते रहते हो, लिखते रहते हो, समझते रहते हो, तो खुद ही अपने आप से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और जो आप लिखते हो उसको लिखिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप खुद ही सब चीजें, किसी के उसमें मत पड़िए। लोग आपको इससे हम आप निराश हो जाएं, वो ये अलंक, वो सब की जरूरत नहीं है। ये सब बहुत आर्टिफिशियल चीजें हैं। और जैसे कि एक चीज और मैं कहता हूँ, आप सबके लिए वही बात कहता हूँ, जो ये एक शिल्प वाला मामला, जैसे आप कह रहे हो कि वो घबरा जाते हो आप, लोग आपको कह देते हैं आप डर जाते हो, वो सही बात है। लेकिन उसमें है क्या? देखिए, कविता, मैंने कहा ना कि असली चीज है कि कविता को महसूस करना, उसके अंदर जो आप भावना, जो संवेदना, जो विचार पिरो रहे हो, वो असली चीज है। रह गई बात प्रेजेंटेशन की, जिसमें गीत लिखना, उसको गजल बनाए, दोहा बनाए, वो काम उसी तरह का है जैसे हम अपनी कमीज सिलवाते हैं। ठीक है, जो दर्जी का काम है। अगर एक कॉलर छोटा है, एक कॉलर बड़ा है, तो कमीज ठीक नहीं होगी। एक बटन यहाँ लगती है, एक बटन यहाँ लग रही है, तो वो, और एक बाँ यहाँ जा रही है, तो वो वही वाली बात है। तो वो चीज जो है, और उसको सीखा जा सकता है। आप उसके सीखने में 1 हफ्ता लगा सकते हैं, कहो तो 3 दिन लगा सकते हैं, और एक दिन में भी सीख सकते हैं। जिस चीज को भी कि भाई दोहा सीखना, एक दिन में आप सीख जाओगे, वो भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। तो असली चीज है कि आप कविता, आप लिखना चाहते हो, कविता लिखने का रुझान है आपका, आपके भीतर वो भावनाएं हैं, तो उनको आप कागज पे उतारना चाहते हो। वो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। इसलिए आप उसके पखेड़े में मत पड़े। कोई अलंकार, रस, छंद, ये वो सब छोड़िए। आप तो अपने हिसाब से लिखिए, और जानने की बस कोशिश करते रहिए। थोड़ा लोगों को पढ़ते रहिए। तरह तरह की चीजें जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, गोष्ठियों में जाएंगे, संवाद करेंगे। अभी तो लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, कभी तो खुलेगा कब वक्त। तो जब आप उस तरह से लोगों से मिलते जुलते करते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप से आपको खुद ही आ जाती हैं। तो बस निराश मत होइए कभी भी, और लिखते रहिए बेहिचक, बेधड़क। सीता प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी सीता जी प्रजापति, पूछिए आप नमस्ते अपना सर। प्रश्न। जी, नमस्ते। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है लॉकडाउन में ही लिखना। जी 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 जी, तो 4 लाइनें हैं, क्या आप सुनेंगे? फिर जरूर उसमें कमी जरूर। बता दीजिएगा। जी, सर मैंने कमी लिखा होती था, है। बेटी या दहेज, जी आज जी। छूट गया है परिंदे से उसका घर। दूसरे आशियाना परिंदा बना पाएगा, क्या दूसरा घर परिंदा अपना पाएगा? सोचकर हैरान है परिंदे का मन, क्या परिंदा दूसरे आशियाने को उतना प्यार दे पाएगा? सो जी ये कविता ऐसे ही आगे जाएगी। मैं ऐसे ही स्टार्ट करूं या थोड़ी सी वर्ड्स में और भी ज्यादा क्रिटिकलिटी लाऊं? जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं और वो लिखते हैं, तो उनकी जो पोयम होती है उसमें काफी उर्दू होती है, काफी अलग से वर्ड्स होते हैं, तो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उनकी कविता। तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? बेटा, देखो, तुमने अभी जो लिखा है, कमी तो कभी होती ही नहीं है, कविता तो कविता होती है, ठीक है। यस और सर। कमी कमी क्या होती है? धीरे, देखिए, जो मैं लिखता हूँ, तो मुझसे भी कम से कम पता नहीं कितने बड़े से बड़े कवि हैं, अच्छे से अच्छे कवि हैं। तो मैं समझूं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसा तो कभी नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें, अभी भी नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। वो इसलिए इस तरह की बातें कभी भी दिमाग में ना लाओ।
जो नेचुरल आपको आता है, जो नेचुरल फीलिंग्स आती है। अब आपने देखिए परिंदे के जरिए से अपनी बात कह दी, बहुत अच्छी कही आपने, जो मुझे सुना वो सब बहुत अच्छा लगा। तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से लिखिए, और जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है तो वो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आप वो उनको भी पढ़िए कि क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज अच्छी लग रही। तो अगर आपको उर्दू कर रही तो उर्दू कौन सी मुश्किल है, आप उर्दू थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगी, उर्दू जानना, देवनागरी में सारी चीजें मिल रही हैं। तो उर्दू का मतलब क्या है आपका, एक किताब खरीदी आपने तो गालिब को पढ़ लिया, एक किताब खरीदी शायर लुधियानवी को पढ़ लिया किसी। तो ये पढ़ने का सिलसिला जो है या सीखने का सिलसिला तो चलते रहना चाहिए, लेकिन आप जो आपके मन में जैसे आता है उसको उसी तरह से नेचुरल वे में लिखिए। आप किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, कौन कैसा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने तरह से, जिसको कहते हैं बी योर सेल्फ, वही वाली बात है। तो आप बहुत अच्छा और लिखते रहो। अभी जो मैंने पंक्तियां सुनी आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक अच्छी यू बात। सर। निधि झा, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, पहले तो नमस्ते। और नमस्ते बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं लिखती हूँ पोयम, तो लिखने के 2-4 लाइंस लिख देती हूँ, उसके बाद मैं रुक जाती हूँ। मतलब मुझे उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आता कि आगे बढ़ना किस तरीके से है। जैसे मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जो कि है, मैं द्रौपदी नहीं सुलगती अग्नि हूँ, मैं द्रौपदी नहीं सुलगती अग्नि हूँ, उसी चीर हरण से जन्मी एक अधर्मी हूँ, सम्मान नहीं मैं अपमान हूँ, तेरे कर्मों का परिणाम हूँ। तू रोक सके ये अधिकार नहीं, जंजीर में थे ऐसा मेरा कार नहीं, दिए की रोशनी नहीं उससे छुपी अंधकार हूँ, मैं अभिमान नहीं कलंक का सार हूँ। तो मैं अभिमान नहीं कलंक का सार हूँ। इसके बाद मैं लिखना चाह रही थी मगर मैं लिख ही नहीं पाई इसके आगे, ना मुझे बस मिले ना मैं कुछ सोच पाई। तो ऐसे कई सारे पोएम्स मैंने लिखे हैं और वो वहीं रुक गए, इसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाया। तो मैं कैसे बढ़ूं इसमें आगे, यही मेरा नहीं क्वेश्चन। देखो, अब ये देखो क्या है मेरी बात सुन दो। क्या है कि एक तो आप सबको मैं सलाह दूंगा, आज रात 8 बजे एक पेज है फेसबुक पे, आगमन एक शुरुआत, एक खूबसूरत शुरुआत, आगमन आगमन। उस पे मैं हर थर्सडे को, आज बृहस्पतिवार को 8 से 8:30 रात के आधे घंटे किसी न किसी एक विधा पर चर्चा, आज मैं बाल कविता पे चर्चा करूं, कभी माहिया, कभी दोहा, कभी क्षणिका, कभी कुछ हाइकू, उस पे करता हूं। आप उसमें वीडियो पड़े होंगे, वो भी आप सुन सकते हो। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो 2-2 लाइनों वाली चीजें पूरे अभी जो है लोगों ने बहुत सैकड़ों कविताएं लिखी हैं। अग्गे जैसे बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी, नॉवेल लिखे सब, लेकिन उनकी 3 लाइनें हमेशा जो है कोट की जाती हैं। वो क्या है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहरों में बसना तुम्हें आया नहीं, नहीं आया, कहां से पाए विष, कैसे सीखा डसना, इतना विष कहां से पाया। तो ये उनका 3 लाइनें कोट की होती हैं। तो ये कोई जरूरी थोड़ी कि जब आपकी 27 लाइन की कविता बनेगी तभी कविता बनेगी। जितनी बन गई है बहुत अच्छी बात है, उतनी पे छोड़ दो। और कई दफे ये होता भी है, जैसे मेरे साथ भी होता है कि जैसे मैं गजल लिखता हूँ, अब एक शेर बन गया, या शुरू में जो 2 लाइनें मतला कहलाती वो बन गया, आज 30 साल गुजर गए वो नहीं बना तो नहीं बना। तो फिर सारे जब कलेक्शन आता है ना, पोइट्री मेरी किताब है, वो शेर अलग से ही पड़े हैं, एक वो पूरे 2 पेज अलग निकल गए, वो शेर यूं ही के यूं पड़े हुए हैं, वो गजल बन ही नहीं पाए कभी। तो कोई ये भी कोई इशू नहीं है। आप जो चीज जिस थॉट को लेते हो उससे जुड़ी जो पंक्तियां, कई दफे 2 पंक्तियों की कविता बहुत बड़ी कविता होती है। मैं आपसे सुनाता हूं, मेरी नहीं है, लेकिन इससे बड़ी कविता कोई हो नहीं सकती। क्या, जीवन एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, ये दुनिया की सबसे छोटी कविता है, इससे अच्छी कविता नहीं हो सकती। ठीक है, एक साउथ इंडियन, कोई मलयालम या कन्नड़ की कविता है, उससे अच्छी कविता भी कोई नहीं हो सकती। वो कविता कहती है, मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ, आजादी आधी रात में मिली, सुबह आज तक नहीं हुई। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए डियमंडरो की जब इतनी लंबी कविता बने, जितनी बन गई उतना ही पर्याप्त है। तो बहुत अच्छी हो सकता है। आपको एक पूरा क्षणिकाओं का एक संग्रह आया, हरकीरत हीर है असम की, उनका क्षणिकाओं का ही संग्रह है, 3-3 लाइन की, 2-2 लाइन की, 4-4 लाइन की कविताएं उसमें। तो कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
हमारे साथ शिवम सिंह जुड़े हुए हैं। शिवम, आप अगर लाइव सेशन में मौजूद हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। कई बार आभ्यंतर व्यवस्थाओं में आकर हम कविता लिखते हैं। हाँ जैसे एक पालतू जानवर था हमारा, उसकी मृत्यु हो गई, हाँ हाँ। तो मैंने कविता लिखा था दृग सजल है, जी 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 जी। ये कविता लिखा था। लेकिन उसके बाद जो मैं संतुष्ट स्वयं से हो नहीं पाता हूँ, हम्म। वो व्यवस्था, हमारी आभ्यंतर व्यवस्था समाप्त नहीं होती। इसका क्या उपाय है? कैसी कविताएं लिखें कि वो जो आभ्यंतर व्यवस्था है उसका समाधान हो जाए? मतलब आभ्यंतर व्यवस्था क्या, मैं खुद ही में क्या 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 आप समझा नहीं आपकी बात, क्या मतलब कैसी व्यवस्था क्या? एक बार अज्ञेय ने लिखा था उस पे, आभ्यंतर हाँ। व्यवस्था का मतलब होता है कि जब आप बिना कविता लिखे रह ही ना पाते हो, ओके कुछ ठीक चीजें है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हाँ 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 जब हाँ आप हाँ। कभी उसके ऊपर कविता जब तक नहीं लिख पाते हैं, आपको सुकून नहीं मिलता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी। मेरा पालतू जानवर ऐसा, उसका डेथ हो गया जी। था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने एक कविता लिखी, लेकिन तब भी मेरी जो व्यवस्था है, वो जो प्यास है उसके ऊपर कुछ लिखने की, हाँ। वो समाप्त नहीं हुई। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ होती हैं जब मैंने कविता लिखा हूँ कई हम्म। चीजों के ऊपर, लेकिन मेरी जो प्यास है वो समाप्त नहीं हुई है। तो इसका बस क्या यही उपाय तो, है? हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, यही तो अच्छी चीज है कि प्यास समाप्त नहीं हुई है। देखो, ऐसा नहीं जैसे अभी ये कोरोना चल रहा है या कोई घटना हो जाती है, लोग तुरंत फेसबुक पे 1 दर्जन कविताएं आ जाती हैं, पर वो क्या कविताएं, अब वो लोग ठीक है फौरन से लिख डालते हैं एक जरा सा को लेकर, कोई बहुत जरूरी नहीं कि वो कविताएं अच्छी कविताएं बन जाती हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं, अगर नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं, इंतजार करिए, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में दिमाग में पड़ी रह जाती है, दिल में। वो किसी सही वक्त पे सही मौके पे वो ना किसी फॉर्म में निकल के आती हैं। एक कोई आदमी 30 साल बाद कोई नॉवेल लिखता है, उपन्यास लिखता है, उसमें वो सारी चीजें वो कहाँ कहाँ से निकल निकल के उसमें आ जाती हैं। तो कोई बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई चीज देखते हो, महसूस करते हो, आपका कविता लिखने का मन करता है तो आप लिखिए। तो वो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने आप से चीजें वैसे ही आती हैं कि उसमें कोई बेचैन होने की जरूरत नहीं कि नहीं अब वो हमें कुछ मतलब कि वो, ये तो समय समय के जैसे आप नेचुरल वे में, मैं कहता हूँ ना बार बार कि जब जब आपका मन बने तब लिख डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी बिल्कुल जी सर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पवन, अभिनव झा पूछना चाहते हैं आपसे प्रश्न। अभिनव, जी आप जी हैं? अभिनव, आप लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं? यस सर, यस सर। जी पूछिए। जी पूछिए। तो ये सर जी, पहले तो मैं सेक्युलर हाउस को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जैसे बुद्धिजीवियों से हमें रूबरू होने का मौका दिया गया। सबसे पहले उनका शुक्रिया। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं कविता लिख तो लेता हूँ, जैसे मैंने अभी एक कविता लिखी है, लेकिन मैं उसकी डिटेलिंग में उतना नहीं जानता। मैंने अभी एक कविता लिखी है, मैं आपको तो जी बिल्कुल, छोटा सा सुनाइए, 2-4 लाइन सुनाइए बिल्कुल। है भारत के शूरवीर, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने आया हूँ। हर मुसीबत पर खड़े रहे, मैं तुम्हें नतमस्तक होने आया हूँ। चीन की जो त्यागी फौज को तुमने रौंद दिया, वो क्या तैयारी करके आए थे, तुमने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। तो ऐसे ही ये कई सारे कविताओं में चलना तो चाहता हूँ, लेकिन अंत अंत में मेरे से वो भावनाएं छूट जाती। इसका कुछ है? कोई बात नहीं, अभी बस ये है कि जैसे जो चीज आए वैसे के वैसे लिखते रहिए। और परेशानी तब होती है जब हम कुछ मतलब अच्छी चाहते हैं कि हम सीधे कभी सम्मेलन में सुना दें या हम चैनल पे चले जाएं या हम, तो छोड़िए वो बस वहां से भी आपको तक, वरना जो चीज जैसे नेचुरल तरीके से आ रही है उसको आने दीजिए। और उसी, अगर आपका मन है कि हम कविताएं लिखेंगे लिखते रहेंगे, तो धीरे धीरे जब उधर ध्यान आपका रहेगा तो फिर और चीजें आपको निकल आएंगी, लिखने का मन करेगा और उसको नेचुरल वे में आप लिखते रहिए। कोई जबरदस्ती कुछ नहीं लिख सकते। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में, कोई एक्सेप्शन होगा तो होगा, वरना मैंने कभी ऐसा बैठ के कविता नहीं लिखी। मेरी सारी कविताएं चलते फिरते उठते बैठते वो दिमाग के भीतर 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 चलती रहती हैं, और वो फिर कभी हम जब उसको सुना लेते हैं तो डायरी में उतर आती हैं। लेकिन हम बैठ के कि नहीं आज तो हमें कविता लिखनी ही है, वो नहीं होता कभी भी। तो इसलिए नेचुरल वे में जैसे जैसे जो आता जाए, जितना आता जाए उतना लिखते चलिए, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही अपने आप से सुधार हो जाएगा। जी बिल्कुल थैंक सर, यू। आपने सही कहा। मेरा भी सर यही मानना है कि लेखक बनने से पहले पाठक होना जरूरी है। जी शायद जी पढ़ने में कुछ कमी रह गई आपकी, अभिनव। जी
अच्छे अच्छे कवि को, जो आपसे बड़े सीनियर कवि हैं, जो अभी लिख रहे हैं, जिन्होंने पहले लिखा है, उनकी कविताओं को, उनकी गजल को पढ़िए, सीखिए और जरूर आप लिख पाएंगे। और सर ने बिल्कुल कहा कि आप सोचकर कविताएं नहीं लिख सकते। कविता एक सृजनात्मक प्रक्रिया है और सृजन जो है वो सोचकर नहीं होता। जब आपकी भावनाएं होंगी, भावनाएं शोर मचाएगी, आप कुछ सोच पाएंगे। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक लिख नहीं पाएंगे। तो कविता एक विचार भी है जो शब्दों का रूप लेती है। तो पहले सोचना जरूरी है अपने समाज के बारे में, अपने आसपास को जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, जब भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, तो ही एक कविता बन पाती है। कविता का सृजन बहुत ही आसान और बहुत ही मुश्किल भी है। तो कविता यूं ही लिखी जाती है जब आप अकेले बैठे होते हैं। कि किसी ने बहुत खूब लिखा है कि अक्सर बैठे रहते हैं साथ हम दोनों, मैं अकेले कमरे में और तुम मेरे जहन में। तो इसी तरह जब आप अकेले में होंगे और आपके दिमाग में कुछ 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 विचार उथल पुथल कर रहे होंगे, तो कविता जरूर आप लिख पाएंगे। सर, हमने दर्शकों का प्रश्न ले लिया। अब मेरी गुजारिश है सर आपसे कि आप अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं हमें, अगर समय हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। हाँ, आप खत्म करना चाहेंगे 5 मिनट में, कुछ छोटा छोटा कुछ सुन लीजिए जी। तो एक 2-3 दोहे सुन लीजिए कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, और मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान, कि मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। एक कविता देखिए कि एक दोहा देखिए कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। और एक दोहा ये कि देखिए कितनी ताकत भरी हम सब के अंदर, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान। आप देखते हैं सड़क पे 50 मूर्तियां रखी रहती हैं, सरस्वती गणेश ये वो पूजा करता क्या उनकी? वो बिक्री के लिए बैठा रहता है, उनकी तो कोई पूजा नहीं करता ना। कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। तो मंत्रोच्चार करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जाके वो बन पाता है। और बहुत सारे दोहे हैं। एक आखिरी दोहा मैं आपसे ये साझा करता हूं कि अभी जैसे मैंने कहा ना, कविता का रूप बहुत बिगड़ गया कवि सम्मेलनों और मुशायरों में, कि फन के सौदे खूब कर। कविता किसके लिए होना चाहिए? अपने उसके लिए, अपने को एक आनंद मिले। कि फन के सौदे खूब कर, लेकिन रख एहसास, अलग तकाजे पेट के, अलग रूह की प्यास। तो ये दोहा हुआ। एक गजल बस, आप सादा सी गजल आप सुन ले मेरे से। गजल मेरा मुख्य विषय है, जैसे मैंने बताया आपको। तो एक गजल सुना के और खत्म करता हूँ। ये गजल ये है कि गर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, गर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। गर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। और शेर ये है कि कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, शब्दों से बनी भाषा ही भाषा नहीं होती। बिल्कुल। और ये शेर जो नए लिखने वाले आप सबके लिए है और सारे नौजवानों के लिए है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जहन में रखिएगा कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं हो। तो उड़ने की कोशिश करिए, अपने आप को सिमटे दायरे में मत रखिए। तो सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। और शेर ये है कि सदियों से ही विश्वास पे कायम है ये दुनिया, सदियों से ही विश्वास पे कायम है ये दुनिया, विश्वास न होता तो ये दुनिया नहीं होती, विश्वास न होता तो ये दुनिया नहीं होती। अब सरकार बेटी बचाओ तो अभी से कह रही है, हम कभी लोग तो अभी पता नहीं कब से कह रहे हैं। तो शेर सुनिएगा
कि अनुभव से बताता हूं कि बेनूर है वो घर, अनुभव से बताता हूं कि बेनूर है वो घर जिस घर में कि एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती, जिस घर में एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती। मेरे घर बिटिया है कि जिस घर में कि एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती। और शेर ये है कि इस बात में पशु पक्षी है इंसानों से बेहतर, इस बात में पशु पक्षी है इंसानों से बेहतर, मजहब की कभी कोई समस्या नहीं होती, कि मजहब की कभी कोई समस्या नहीं होती। और आखिरी शेर है शजर यानी कि पेड़, कि महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को, महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को, बतियाने को जब एक भी चिड़िया नहीं होती, बतियाने को जब एक भी चिड़िया नहीं होते। आखिरी में 2-3 क्षणिकाएं इसलिए सुना देता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि जब गजल है, गीत है तभी कविता बनेगी। तो ये 2-3 लाइनों की 2-3 कविताएं से खत्म करता हूं। पहली क्षणिका ये है कि आप 2-3 लाइनों में भी बड़ी बात कह सकते हैं। वो ये है कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है, कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं। लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते, लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते। ये तो क्षणिका हुई। और चूंकि आप सब नौजवान हैं इसलिए आखिरी में 2-2 लाइन की 2 प्रेम कविताओं से खत्म करता हूँ जी, क्योंकि ये वो उम्र ऐसी है आप सबकी, तो वो ये भी जरूरी है। तो मैं 2 प्रेम कविताएं, दोनों 2-2 लाइनों की हैं। एक में पुरानी जो है वो इमेजरी, पुराने बिंब हैं उनका इस्तेमाल है, और एक में जो आज की इमेजरी, आज का जो दौर है उसके वो इमेजरी है। तो दोनों 2-2, 3-3 लाइन की प्रेम कविता। पहली प्रेम कविता पुरानी इमेजरी में, तो कविता ये है कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं, कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं, बाथरूम में चिपकी तुम्हारी छोटी छोटी बिंदियां, कि बाथरूम में चिपकी तुम्हारी छोटी छोटी बिंदियां। ये प्रेम कविता 2 पंक्तियों की पुरानी इमेजरी। अब नई इमेजरी की ये 2 पंक्तियों की कविता सुनिए और यहाँ से खत्म करते हैं। कि वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, तो तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड, कि तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड। लेकिन जब तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारा नाम होता है तो वो मेरी जिंदगी का पासवर्ड बन जाता है, तो वो मेरी जिंदगी का पासवर्ड बन जाता है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं ये आपको सुनाने के लिए कहने वाला था, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। अच्छा, आपने विज्ञान भवन में यही लाइनें पढ़ी थी, जो आखिरी लाइन आपने पढ़ा, ये पासवर्ड वाला। और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने द सेकुलर हाउस के फेसबुक पेज पर भी अपलोड की थी। ओह अच्छा अच्छा जी अच्छा। तो ये आप फेसबुक पेज आपका सेकुलर हाउस नाम से ही है? यस सर, द सेकुलर हाउस। जी ठीक है ठीक है जी। सर आपने क्योंकि प्रेम कविता सुनाई है तो मैं इजाजत चाहूंगा कि सर 2 कविताएं पढूं। एक तो जो हमारे द सेकुलर हाउस की टाइटल पोएम है वो, और सर एक प्रेम कविता मैंने भी लिखी है 2 दिन पहले। बहुत स्वागत है जी, जरूर सुनाई प्लीज। सर उसके पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि तुम नहीं होती मैं नहीं होता, शायद ये दुनिया नहीं होती, वो घर नहीं होता जिस पर छत नहीं होती। मेरा यहाँ छत से आशय है कि जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते वो घर नहीं होता। तो सर द सेकुलर हाउस एक परिवार की तरह है, और मैं आशा करता हूं कि सर इस परिवार पर छत की तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ, हमेशा आशीर्वाद बनकर। मैं हर समय आपके साथ हूं, जब भी कोई जरूरत पड़े मेरी, मैं साथ हूं। जी बिल्कुल सर। मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में यूं ख्याल आता है, तुम न होती तो रात न होती, तुम न होती तो सुबह न होता, दोपहर न होता शामें न होती, न अंधेरा होता न रोशनियां होती, तुम न होती तो न होती ये बरखा, न होता ये सावन, तुम न होती तो बाग न होते, फूल न होते, न होती ये कलियां,
तुम न होती तो तारे न होते, तुम न होती तो न होता ये चंदा, न ये आसमान होता, न जमी होती, न पहाड़ होते, न रेगिस्तान ही होता, न होती ये नदियां, न यहाँ कोई पानी होता, न यूं भौरे फूल पर मंडराते, न शहद होता, न होती मधुमक्खियां, न होती ये हवाएं, न महकती फिजाएं, न मैं सोता न मैं रोता, तुम न होती तो कुछ भी न होता, कभी कभी मेरे दिल में यूं ही ख्याल आता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छी। सर मैं आखिरी में आपकी इजाजत से द सेकुलर हाउस की टाइटल पोएम जो द सेकुलर हाउस के पर्पस को बताती है, जिसकी जी प्रति हमने देश के पूर्व राष्ट्रपति को भेंट की थी, और जी बहुत ही जल्द सर लॉकडाउन के बाद इसकी प्रति हम अपने गार्जियन आपको भी सर सौंपना चाहेंगे, तो उसके लिए भी अभी से इजाजत चाहता हूँ। जी 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 तो उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि तुम एक कलम हो, तुम एक कलम हो, कोई अच्छी कविता किस्सा कहानी लिखो, कोई याद पुरानी, बुढ़ापा जवानी, कुर्बानी लिखो, तो रेत जमी किलो, नूर आसमानी लिखो, तुम कोई अच्छी कहानी लिखो। बच्चे हो, बूढ़े हो, या फिर नौजवान सही, कुछ बातें तुम दिल की जुबानी लिखो, तुम कोई अच्छी कहानी लिखो। वाह, यादों की महक, प्यार की निशानी, वफा की जुबानी लिखो, प्रिय प्रियतम और मिट्टी से जुड़े कुछ जज्बात रूहानी लिखो। डायरी के दफन पन्नों और खामोश लफ्जों को आज तुम इस बहानी लिखो। उठाओ कलम, उठाओ कलम, बातें तुम प्यारी लिखो। प्राइवेट लिखो, सरकारी लिखो, भले ही नेताओं की मक्कारी लिखो, मेरी बानो तुम अपनी कलाकारी लिखो। जो भी लिखो, बातें करारी लिखो, तुम एक कलम हो, कोई अच्छी कविता किस्सा कहानी लिखो, लिखो, सिर्फ लिखो। बहुत अच्छा, जी, बहुत बढ़िया, बहुत 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 आभार सर आपका। नमस्कार, जी, आपको इस सेशन में जुड़ने के लिए, इस तरह आपका धन्यवाद। सानिध्य मिलता रहे। चलिए, आप आपको सबको शुभकामनाएं जी, बहुत सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस सेशन में जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे नेक्स्ट सेशन में भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।